हमारी यंग जनरेशन्स में एक बहुत बड़ी रीज़न जो डिप्रेशन की है वो ब्रेकअप्स हैं. So sadness is an important emotion, anger is an important emotion. किसी दौर में आई थिंक बूमर्स के दौर में एंग्री यंग मैन का जो एक जॉनरा था वो तो बड़ा ग्लैमराइज था. बिल्कुल. वो तो हॉलीवुड और बॉलीवुड के अंदर भी बड़ा वो ग्लैमराइज किस्म का था. अब औरतें अपने नाम के साथ ऐसे जैसे गुंडा टाइप औरत नहीं होती. सारी अच्छी चीज़ें, आप नमाज पढ़ें आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, आप ये करें. नाउ ये एक एंगल है कि इसमें गलत बात नहीं की जा रही, लेकिन क्या ये वाली बात इस तरह से एक थेरेपिस्ट का डील करना आपके ख्याल में इट इज़ द राइट अप्रोच और नॉट? मेरी नज़र में एक राइट अप्रोच डेफिनेटली नहीं है. हाउ डू यू फील कि आजकल ये थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा क्यों हो रही है कि एनजाइटी कन्वर्टिंग इनटू पैनिक अटैक्स एंड देन दिस इमोशनल रेगुलेशन, ये समवेयर इट इज़ गेटिंग लॉस्ट डे बाय डे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने जितने भी जज्बात हैं वो हमारे लिए ज़रूरी बनाए हैं, और अगर एक इंसान उनको महसूस नहीं करता तो इसका मतलब है उसके साथ कोई मसला है. How do you define what depression exactly is? हमें लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग. बहुत सारे लोग का ये होता है, बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं. If you are consuming that kind of content जो कि आपको overly excited रख रहा है हर टाइम पे, तो डाउन टाइम के ऊपर आपका तो बेड़गर की होगा. Is it something it is contributing factor to it? So बच्चों के अंदर वो उनके दिमाग का वो हिस्सा काम ही नहीं करता जो कि एक्चुअली इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस में उसने ब्रेक का काम करना है. मीडिया को भी क्रेडिट हमें देना चाहिए कि वो जो पुश करते हैं जिस भी एजेंडा या नैरेटिव को, हम उसको बिना किसी रेजिस्टेंस के कबूल कर लेते हैं. सोशल मीडिया को आप उठा के देख लें, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, द वंस हु मेक मनी थ्रू दिस, लाइक उनका काम ही है कि वो अपना परफेक्ट रिलेशनशिप दिखाएंगे और उसके बेसिस पे, एंड दैट्स द रीज़न कि एक दिन वो व्लॉग बना रहे होते हैं, अगले दिन उनकी डिवोर्सेस हुई होती है. एग्जैक्टली. नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं आपका होस्ट डॉक्टर उमर फ़ारूक सईद रैशनल रिफ्लेक्शंस के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. नाज़रीन, आज के दौर में भी और इससे पहले भी इंसान की इमोशनल नीड्स हमेशा से रही हैं. इंसान को फ़िज़िकल नीड्स, उसका खाना पीना, हर किस्म की ज़रूरियात हमेशा से रही हैं. लेकिन जब इन ज़रूरियात में कुछ हिंड्रेंस आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स होता है, उस सूरत में उसकी बहुत सी कंडीशंस बदल जाती हैं, इंसान की कैफियत बदल जाती है, इंसान को चीज़ों को प्रोसेस करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और ये चलकर आगे कुछ कंडीशंस में कन्वर्ट होती है. कुछ ऐसी कंडीशंस जो कि डिजीज़ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है. लेकिन आजकल सबसे जो चीज़ हमें सुनने में मिलती है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी और इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें. इस सिलसिले में बहुत सी कुछ हो सकता है गलतफहमियाँ भी हों, हो सकता है कुछ हकीकतें हों जो लोगों को नहीं पता, और इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी मिस आमना मलिक को. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया. आप इनको जानते हैं इनके काम से, इनके सोशल मीडिया वर्क से. ये कपल थेरेपिस्ट भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी आपने हमारे शो में इनको देखा है. अल्हम्दुलिल्लाह आपका फ़ीडबैक भी बहुत मौसर रहा. आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर ना सिर्फ इस एंगल से बात करें कि क्लिनिकली ये मसला किस तरह से हैंडल हो सकता है, बल्कि साइकोलॉजिकली कैसे हो सकता है. बिकॉज जो सीढ़ी है, जो पिरामिड है जिसको हमने क्लाइम करना है, इन कंडीशंस को, इनसे कोप करने के लिए वो कंडीशंस हम किस तरह से उसको क्लाइम करके इसके हल की तरफ आएँ. सोल्यूशंस इंशाल्लाह आखिर पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कमिंग टू द बेसिक पॉइंट, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, डिप्रेशन हमने बहुत सुना, बहुत एक ओवरली डिस्कस टॉपिक है आज के एक माशरे में, सोसाइटी में, स्पेशली नाउ इन द वेस्ट एंड नाउ हेयर एज वेल बेसिक. लेकिन क्या हमें इसकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, आप समझती हैं? इफ़ येस, देन हाउ डू यू डिफाइन व्हाट डिप्रेशन एग्जैक्टली इज? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. डिप्रेशन एक चीज़ होती है कि हम थोड़ी देर के लिए डिप्रेस्ड फील करें, जो कि हमें से हर इंसान जो है वो फील करता है. Exactly. अब डिप्रेशन की हम फिजिकल सिम्टम्स से लेके, इमोशनल सिम्टम्स से लेके, बिहेवियर सिम्टम्स जो हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए. अगर आप बहुत अरसे तक ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं, लाइक आप डिप्रेस्ड हैं. ठीक है, आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है. Okay. अच्छा, अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल सिम्टम्स से. आप फिजिकल सिम्टम्स में ये होता है कि हमारा दिल नहीं चाहता किसी के साथ मिलने को, आपका बेड से उठने को दिल नहीं चाहता,
लोगों के जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होते हैं, या Alright. तो लोग बहुत ज़्यादा सोना शुरू हो जाते हैं या उनको बिल्कुल नींद नहीं आती। हम्म, इसी तरह से आपकी ईटिंग पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल उनका खाने को दिल नहीं चाहता और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की तरफ जाते हैं। ठीक। इसी तरह से आपका यूजुअली जिन चीज़ों को आप एंजॉय कर रहे होते हैं या हॉबीज़ या आपके इंटरेस्ट जो होते हैं, आप उनका किसी भी चीज़ में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को फिजिकल सिम्टम्स इस तरह से भी होते हैं कि उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आधे सर का दर्द भी, कुछ लोगों को माइग्रेन जिसको हम Migraine, कहते हैं वो भी right, होना right. शुरू हो जाता है। हम्म, इसी तरह से आपके मसल क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, और अगर बहुत अरसे तक इस चीज़ को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो वी नो कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आपकी कंसंट्रेट करने की एबिलिटी, किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक आपका जो हम कंसंट्रेशन स्पैन कहते हैं, अटेंशन स्पैन है, वो बहुत कम हो जाता है। आपकी अंदर एक इनडिसाइसिवनेस आ जाती है, यानी आप अपनी ज़िंदगी के छोटे से लेके बड़े फ़ैसलों को लेके आपके अंदर वो इनडिसाइसिवनेस होती है कि नहीं, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपका अपनी ज़ात के ऊपर से एक जो कॉन्फिडेंस है वो उठ जाता है। Exactly. अच्छा, अगर हम इसको देखें कि मेंटली आप कैसा फील कर रहे होते हैं, तो उसमें इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस आती है, जैसे बेचारगी के बेबसी आ जाती है, ठीक है। अच्छा। सेल्फ पिटिंग का बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं कि खुद तरसी का शिकार हो गए हैं कि मतलब मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है। फिर एक मायूसी वाली कैफियत आ जाती है कि कुछ बेहतर नहीं होगा, कुछ बेहतर नहीं हो ठीक। सकता। और सैडनेस इतनी ज़्यादा डीप होती है कि आपकी बॉडी की ऐसा लगता है कि एनर्जी ही नहीं है, जैसे इंसान एक बोझ बन गया है अपने लिए, और उसको अपने आप को उठाना और छोटी जो रेगुलर आपकी जो चीज़ें हैं वो आप करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक। आप लोगों को ऑल ऑफ अ सडन अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और इससे अलावा अगर हम इमोशनली कहें तो इमोशनली अगेन डीप सैडनेस होती है आपके अंदर, जैसे मैंने कहा हेल्पलेसनेस होती है, यानी बेकसी बेबसी। और इसके अलावा ये भी होता है कि हमें लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, बहुत सारे लोग का ये Right, होता है, right. बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, बेचैनी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। सो इससे मिलती जुलती बहुत सारी कैफियत जो हैं वो आपके उससे आप फेस कर रहे होते हैं। और अगर आप सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, Sure. अगर आप बहुत लंबे अरसे तक ये चीज़, लेट्स से कि आपका पूरा हफ्ता ऐसे गुजर गया, आपका महीना ऐसा गुजर गया, तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेस्ड हैं, आपको Okay. डिप्रेशन है, आपको उसको रूल आउट करवाने की ज़रूरत है। Right, हाँ, right. वंस अ वाइल, जैसे लेट्स से कि महीने में कोई एक आधी ऐसी छोटी मोटी जो है वो एपिसोड आई है आपकी, तो वो तो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन Right. अगर वो लॉन्ग टाइम आपके साथ चलती है और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेस्ड हैं। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें थी जो कि थोड़ी सी मुझे क्लिक की कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है जी। उसका तो वैसे लोगों से मिलने का दिल नहीं करता, जी। लाइक वो इस वजह से नहीं कि बिकॉज उसका मतलब कुछ उसको ही फील्स बैड बाय मीटिंग दम, बट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वो कट ऑफ होता है शुरू से ही। एक तो ये एक पार्ट, और दूसरा ये कि फिजिकली कोई और चीज़ मतलब एक इंसान को खुद ही पता होगा ना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो इंसान को खुद पता चलेंगी, कोई और देख कर नहीं बता सकता लाएंगी, या नहीं कोई और देख कर कि ये बंदा डिप्रेस है कि नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक के अदर जो डिजीज़ हैं उनके सिम्टम्स की तरह ये चीज़ नहीं है, या किसी डिजीज़ और में भी कन्वर्ट नहीं होगी। लाइक किसी को फीवर एक्सपीरियंस हो सकता है कोई, और आपने एक माइग्रेन तो बताया, और भी कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है उनके साथ। अच्छा देखिए, अगर एक इंसान का अपनी ज़िंदगी से इंटरेस्ट ही उठ जाता है, ठीक है, उसको लगता है कि ज़िंदगी इज़ नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है, आप बेड पे सारा सारा दिन गुजार रहे हैं, और आई थिंक कि जो लोग आपके बिल्कुल करीब रहते हैं, जैसे ऑल्दो अस्तगफिरुल्लाह, हम उस सोसाइटी का हिस्सा बनते जा रहे हैं जहाँ पे एक घर में रहते हुए भी कोई डिप्रेस्ड है तो दूसरे इंसान को पता ही नहीं होता है। एट टाइम्स एक पार्टनर डिप्रेस्ड होता है और दूसरा जो है वो उसको लाइक उस तरह से नहीं एक्नॉलेज कर रहा होता। तो जो आपके करीब रहने वाले लोग हैं और आपकी अगर ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली आपके लिए आपकी केयर करते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन टेल यू। आप जैसे लोग बेसिक अपनी जो उनकी हाइजीन होती है उसका ख्याल रखना छोड़ देते हैं, मतलब वेरी बेसिक थिंग्स लाइक ब्रशिंग करना छोड़ देंगे, लाइक दे डोंट वांट टू टेक शावर, डू बेसिक थिंग्स जो कि एक नॉर्मली इंसान करता है। और आप जो चीज़ें मैं बता रही हूँ कि एक सैडनेस जो है वो आपके चेहरे पे नज़र आती है। अगर आप बहुत अरसे तक सैड हैं तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है, सो पीपल कैन फील दैट। आप फेक नहीं कर सकते ना स्माइल और हैप्पीनेस और जो भी इंथुजियाज्म एक लाइफ के लिए आपका होता है। सो आई थिंक पीपल कैन वेरी वेल टेल अगर कोई आपके करीबी है और समझता है कि ये इंसान डिप्रेस्ड है। एक confusion maybe, is it right or wrong, you will tell it better, कि सैडनेस अगर किसी को होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि कैफियत किसी को ये इस किस्म की हो सकती है, प्रोलॉन्ग्ड जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन सैडनेस को आई थिंक इट इज़ मिस्टेकन एज डिप्रेशन। समटाइम्स अ पर्सन इज सैड तो वो ये कह रहे थे मैं बस डिप्रेस हूँ, मुझे डिप्रेशन है, तो ये एक इतना ओवरली यूज वर्ड बन चुका है। इन दोनों चीज़ों में आखिर फ़र्क क्या है, सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ, सैडनेस सिंपली क्या है और डिप्रेशन क्या है, उसकी कोई एडवांस शक्ल है या फिर इट्स ऑल टुगेदर समथिंग डिफरेंट? ठीक है। अच्छा, अगर एक इंसान किसी चीज़ को लेके सैड है और वो बहुत अरसे तक सैड है
और बहुत इंटेंसिटी में सैड है तो दैट कैन टर्न इनटू डिप्रेशन. दैट इज अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन. थोड़ी देर के लिए सैड फील करना, कभी कभी सैड फील करना, वो तो एक ह्यूमन इमोशन है ना, और ये एक हेल्दी इमोशन है, जस्ट लाइक एनी अदर इमोशन. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने जितने भी जज्बात हैं वो हमारे लिए ज़रूरी बनाए हैं, और अगर एक इंसान उनको महसूस नहीं करता तो इसका मतलब है उसके साथ कोई मसला है. सो सैडनेस इज एन इम्पॉर्टेंट इमोशन, एंगर इज एन इम्पॉर्टेंट इमोशन. ऑल इमोशंस आर नेसेसरी, बट इफ दे स्टे देयर for too long and in too much intensity, then that's the problem. Right. अच्छा, ये अब इसके causes के ऊपर हम आते हैं कि क्या चीज़ इसको कॉज कर सकती है, मतलब कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि आपको इस कंडीशन की तरफ ले जा सकते हैं और जिससे फिर अवॉइड करने की ज़रूरत है, ये लोगों को पता होना चाहिए. थे ठीक है. अच्छा, डिप्रेशन की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं. ठीक है. उसमें से जैसे एक जीनियाती यानी आपके जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है एक डिप्रेशन की. ठीक है. एक तो खैर हम ये भी कह सकते हैं कि जेनेटिकली आप डिप्रेस्ड हैं इसलिए क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री है. आई टेक इट दिस वे कि अगर आप एक ऐसी फैमिली में ग्रो अप हुए हैं जहाँ पे सारे लोग ही डिप्रेस्ड थे, तो जीन्स ने क्या आना है, उनके बिहेवियर्स नहीं आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल देते हैं कि आप डेफिनेटली यू आर अ डिप्रेस्ड पर्सन. एनवायरनमेंट प्लेज अ पार्ट. एग्जैक्टली, इट डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका बचपन का जो इमोशनल निगलेक्ट और अब्यूज़ है ना, उसका बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर असर होता है. ठीक है. अब इसमें दो चीज़ें हैं. अब्यूज़ सिर्फ ये नहीं होता कि पेरेंट्स मार धाड़ कर रहे हैं, वो बच्चे पे चीख रहे हैं या उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं. ये एक उसकी एक्सट्रीम है. दूसरी एक्सट्रीम ये है कि वालिदैन जो है वो किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं कर रहे हैं. अच्छा. ठीक है. अब इसमें ये चीज़ कैसे प्ले करेगी पार्ट, जैसे अगर पेरेंट्स इस चीज़ से अफ्रेड हैं, जो कि हमारे आजकल के पेरेंट्स इसमें लाई करते हैं. हमारे पेरेंट्स एक्सट्रीमली दूसरी एक एक्सट्रीम पे थे कि जहाँ पे डंडा चल रहा है, जूते चल रहे हैं, तरबियत के नाम पे ठुकाई हो रही है, वो एक एक्सट्रीम थी. अब आजकल के वालिदैन दूसरी एक्सट्रीम पे इस तरह से कि वो कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे को तो कोई कुछ ना करे, मतलब डांटना नहीं है. दादी ने इस तरह से देख लिया, चचा ने डांट पिला दी, चाची ने ये कर दिया, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर हम अपने बच्चों को कॉन्स्टेंटली जो लाइफ की छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस हैं या स्ट्रगल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा रहे होते हैं. दूसरा ये कि हम उनको किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, यानी हर वो चीज़ जिसमें बच्चा फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, जैसे माएँ बच्चों के तस्मे, पाँव के तस्मे, जूते के तस्मे बांध रही होती हैं, खाने के नवाले उनके मुंह में डाल रही होती हैं, तो इन सारी चीज़ों से बच्चा कभी भी, अगर आपने कभी पाऊँ कि जब हम नई नई ये चीज़ें सीख रहे होते हैं, कोई भी नया काम सीख रहे होते हैं, अब नाश्ता बनाना अपना सीख रहे हैं, बैग तैयार करना, इन चीज़ों में आपको फ्रस्ट्रेशन से डील करना पड़ता है. लाइक यू फील फ्रस्ट्रेटेड, आप मल्टीपल टाइम्स ट्राई करेंगे और उसके बाद जाके आप वो चीज़ कर पाएंगे. सो अगर आपको वो वालिदैन स्ट्रगल करता हुआ जितनी दफ़ा देखेंगे, वो आके फ़ौरन वो चीज़ आपकी कर देंगे, अच्छा बेटा तुम ना करो मैं कर देती हूँ. ठीक है. जो भी चीज़ जिसके साथ बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, वालिदैन उसको वो काम खुद करके देख रहे हैं, तो बच्चे ने कभी भी फ्रस्ट्रेशन से डील करना नहीं सीखा. अब जब आप रियल लाइफ में बच्चा जाएगा तो वहां पे उसकी वालिदैन वाला ट्रीटमेंट उसको कहीं से नहीं मिलने वाला. ठीक है. बहुत चपेड़ें पड़ती हैं. ठीक है. बहुत मसला होता है वहां पे. फिर क्या होता है कि छोटी से छोटी चीज भी जो है ना वो आपको तोड़ देती है, क्योंकि आपके अंदर वो रेजिलियंस पैदा ही नहीं हुई, आप बाउंस बैक कर ही नहीं सकते लाइफ की छोटी छोटी स्ट्रगल से. और दूसरी एक्सट्रीम, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अगर वालिदैन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, वो बच्चे को मुसलसल एक तनकीदी जो है वो फीडबैक मिल रहा है, जो कि ज़्यादातर ऑनेस्टली मेरे पास जो आते हैं लोग डिप्रेशन के, उनका ये मसला ज़्यादा होता है क्योंकि पिछली जनरेशन से, नई जनरेशन के अब डिफरेंट है. सो उसमें ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, बच्चे की हर चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, या बच्चा एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है जिसमें वालिदैन आपस में भी उनके इसी तरह के मामला चल रहे हैं, उस सारे से ये होता है कि एक बच्चा बहुत पुअर सेल्फ इमेज के साथ पैदा होता है. लाइक नो मैटर वो कितना इंटेलिजेंट है, जो कि हर कोई इंटेलिजेंट है, नो मैटर वो कितना गुड लुकिंग है, हर कोई गुड लुकिंग है, उसकी अपने बारे में जो एक बिलीफ बन जाता है ना, अकीदा बन जाता है कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन. ठीक है. वो अपने लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, दूसरों के लिए भी अगेन बहुत क्रिटिकल होता है. सो ये चीज़ भी जो है वो आपके अंदर डिप्रेशन का बायस बन सकती है. फिर ज़रूरी नहीं है कि आपके पीछे से वालिदैन की तरफ से ये मसला हो. अगर आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में चले जाते हैं, आपका पीछे से पास्ट का ऐसा कोई इशू नहीं था, और लॉन्ग इनफ आप एक ऐसे पार्टनर के साथ रहते हैं, उसकी वजह से भी लोगों को डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है. इसके अलावा जो चीज़ें बहुत सारी और हैं, लाइक अगर हम देखें आजकल, लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ़ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, लाइक अगर आप कंप्यूटर के सामने सारा दिन बैठे हुए हैं, ठीक है, आप सारा दिन जो है वो ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि आपके जिस्म के लिए बना ही नहीं हुआ. ठीक है. इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई सेंस ऑफ मीनिंग, कोई सेंस ऑफ पर्पज़ नहीं है, किसी इंसान के साथ आपका मिलना जुलना नहीं है, क्योंकि इन स्क्रीन्स की वजह से हम सोशली भी बहुत ज़्यादा आइसोलेट
होते जा रहे हैं। आप कोई मुश्किल काम नहीं करते हैं, अपने आप को किसी तरह से चैलेंज नहीं कर रहे हैं। पूरे दिन में आपने सनलाइट, सूरज की रोशनी आपने नहीं लेनी, नेचर में आप निकले नहीं है, सो क्या होगा, आप डिप्रेस्ड ही फील करेंगे। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इज मेकिंग मोस्ट पीपल डिप्रेस्ड दीज डेज, लाइक उनके मसले इमोशनल से ज्यादा ये चीजें हैं जो कि ऐड कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं डिप्रेशन में। उनकी रेगुलर रूटीन उनको उस तरफ लेकर जा रही है। सोने की रूटीन आप देख लेना, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअली 7 to 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप, पीसफुल स्लीप जो है वो उनको मिल पा रही है। एंड वी नो कि नींद का बहुत ज़्यादा रोल होता है। वो टाइम है जब आपके न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज हो रहे होते हैं, लाइक लिटरली आपका ब्रेन जो है वो पूरा हर चीज़ की सफाई हो रही होती है, सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो रही होती हैं, आपकी मेमोरी, बिल्कुल आपकी मेमोरी से लेके आपके इमोशन से लेके हर चीज़ प्रोसेस हो रही होती है। सो जब आपको अच्छी नींद ही नहीं मिल रही है, और मैंने जैसा कि बाकी सारी चीज़ों का जिक्र किया, तो उसमें फिर आप डिप्रेस फील कर सकते हैं। फिर लॉन्ग इनफ अगर आपकी लाइफ में एक स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से लोग डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे ट्रॉमा, कोई मेजर ट्रॉमा जो है उसकी वजह से किसी की डेथ हो गई है, लेट्स से आपकी कोई बहुत प्यारे की डेथ हो गई है और सडन डेथ हुई है, उसकी वजह से हो सकता है। और ब्रेकअप्स, लाइक हमारी यंग जनरेशन्स में एक बहुत बड़ी रीज़न जो डिप्रेशन की है वो ब्रेकअप्स है। So teenagers में like this is such a common thing. So yeah, all of these things they do contribute. अच्छा, एक और चीज़ I think I feel so, आजकल की जनरेशन स्पेशली जेन ज़ी के लिए ये वाला जो पार्ट है, द पार्ट रिलेटेड टू दीज गैजेट्स एंड सोशल मीडिया, द ब्रेन स्टेज ओवरली एक्साइटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जब वो डाउन टाइम आता है ना ब्रेन का, उस वक्त वो कोप शायद नहीं कर पाते, एंड दैट डाउन टाइम वो तो आएगा ही आएगा। आप ओवरली एक्साइटेड कितनी देर रह लेंगे? मतलब इफ़ यू आर कंज्यूमिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट जो कि आपको ओवरली एक्साइटेड रख रहा है हर टाइम पे, तो डाउन टाइम के ऊपर आपका तो बेड़गर की होगा। Is it something it is contributing factor to it? Or Yes. I would say I often give this very test to my clients. Like मैं कहती हूँ कि आप 30 मिनट्स के लिए ना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बगैर, फ़ोन, टीवी, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने साथ बैठना है आपने, और आप मुझे बताएं कि आप कैसा फील करते हैं। Right. अगर एक इंसान 30 मिनट अपने साथ गुजार सकता है टाइम, और उस टाइम में वो खुश है, उसकी सोचें मस्बत हैं, और वो अपने साथ हंस रहा है या हंस रही है, मतलब खुश हो रही है, एक पॉजिटिव सेंस ऑफ कंटेंटमेंट है आपके अंदर, इट मीन्स यू आर अ वेरी हेल्दी पर्सन। और अगर आप 30 मिनट अपने साथ नहीं बैठ सकते, मतलब ये कि आपकी सोचें इतनी मनफी हैं, आपके दिमाग में जो भी, क्योंकि अभी अब आप अपनी कंपनी में ना, जब आप किसी की कंपनी में नहीं हैं और किसी डिस्ट्रैक्शन के बगैर हैं, तो आप अपनी कंपनी में। सो अगर आप अपनी कंपनी में 30 मिनट्स के लिए एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, तो इट मीन्स कि आप काफ़ी सेहतमंद हैं जज्बाती तौर पे। अच्छा, एक ये पार्ट, दूसरा पार्ट ये कि कुछ लोगों को इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता। ये एक सच्चाई है जिसको आजकल हमें थिंक द मोर वी एक्सेप्टेड द मोर विल बी एबल टू सॉल्व इट। वो ये कि एक इमोशन रेगुलेशन तो वैसे नहीं है। दूसरी चीज़ जो आई थिंक थोड़ी सी गलत तरफ ले जाती है काम को, कि हम जब उन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो एक होता है एक पैनिक अटैक आई थिंक, और दूसरा ये कि एंजाइटी, ये दोनों चीज़ें कॉज इसको फिर आगे चल के कर सकती हैं। तो हाउ डू यू फील कि आजकल ये थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा क्यों हो रही है कि एंजाइटी कन्वर्टिंग इनटू पैनिक अटैक्स एंड देन दिस इमोशनल रेगुलेशन, ये समवेयर इट इज़ गेटिंग लॉस्ट डे बाय डे, व्हाई इज़ इट अकॉर्डिंग टू यू? ओके, सो देयर आर 2 थिंग्स बेसिकली। इमोशनल रेगुलेशन टू बिगिन विद हम कहाँ से सीखते हैं? हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा है जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, यानी जिसका काम आपके समझ लें कि गियर्स को चेंज करना है, क्लच को दबाना है, ब्रेक को दबाना है, यानी अगर आपको गुस्सा आया है तो आपने किस वक्त अपने आप को रोकना है, कौन सी बात करनी है, कब करनी है। सो बच्चों का वो बहुत अंडर डेवलप्ड होता है, ठीक है। आप समझ लें कि नहीं होता है, वो डेवलप होना शुरू होता है, एंड बाय द एज ऑफ 7 उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। फिर वो जाके जो 13-14 ईयर्स, यानी हर वो एज जिस पे हम कहते हैं ना कि बच्चों के अंदर तब्दीली आ रही है, उसको कहते हैं कि आपका ब्रेन रीवायर कर रहा है। सो अराउंड टीनेज ईयर्स उसमें फिर चेंजेस आते हैं मेजर, और उसके बाद फिर वो मिड-20s में जाके फुली डेवलप होता है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। सो बच्चों के अंदर वो उनके दिमाग का वो हिस्सा काम ही नहीं करता जो कि एक्चुअली इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस में उसने ब्रेक का काम करना है। उस वक्त पेरेंट्स का काम होता है वो उसके लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बन के काम कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स से अगर एक बच्चे को गुस्सा आ रहा है और पेरेंट जो है वो उस पर काम रहता है, और वो उसके साथ अगर लेट्स से बच्चे को एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, उसको किसी चीज़ पे मना करने की ज़रूरत है, वो बड़ा कामली उसके साथ पहले कनेक्ट करता है और उसके बाद फिर उसके साथ वो लिमिट सेट करता है। तो बच्चा जो है वो भी वो चीज़ सीखता है, ठीक है।
अगर बच्चा जो है वो गुस्से में है और वो कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहा है जो कि बच्चा देगा ही एनीवे, ठीक है, अब वालिदैन उस बच्चे के टेंट्रम पे एक टेंट्रम थ्रू कर देते हैं। सो उससे बच्चे का क्या हमने रीइंफोर्स किया, गुस्सा रीइंफोर्स किया। सो बच्चे जो हैं वो अपने इमोशंस रेगुलेट करना सीखते हैं अपने वालिदैन से। वेल रेगुलेटेड पेरेंट्स जो हैं वो वेल रेगुलेटेड चिल्ड्रन को रेज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने बचपन में ये चीज़ नहीं सीखी तो आप कभी भी आगे जाके नहीं सीख सकते। हाँ बिल्कुल, एफर्ट करनी पड़ती है आपको, अवेयरनेस पहले तो डेवलप करनी पड़ती है और फिर उसके बाद आप सीखते हैं उस चीज़ को कि मैंने अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है। इट ऑल स्टार्ट्स विद अवेयरनेस। लाइक आप सबसे पहले अवेयर होते हैं कि अच्छा मुझे अपने गुस्से पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे जब गुस्सा आता है तो मेरे मुंह से वो बातें निकलती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। मैं चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देती हूँ, फेंकना शुरू कर देता हूँ, या मैं ऐसी चीज़ें कर जाता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं दरवाजे मारता हूँ, मैं प्लेटें उठा के फेंक देता हूँ, ग्लास तोड़ देता हूँ। सो सबसे पहले ये कि आपने अवेयरनेस होगी, उसके बाद फिर आप सीखेंगे कि मुझे कैसे अपना जो रिएक्शन है, जो इम्पल्स आपके अंदर से एक अर्ज आती है कि अच्छा एक गुस्सा जो है वो क्या होता है, बेसिकली यू हैव दैट वेरी एनर्जी, आपके लिम्स के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है क्योंकि आपका जिस्म जो है वो आपको किसी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। कोई ऐसी बात हुई है आपके माहौल में जिससे आपने इंटरनली एक थ्रेटन्ड फील किया। लाइक लेट्स से, अब मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, एक बड़ी वेग सी एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स से कि अगर आपके वालिदैन ने आपको बहुत ज़्यादा तनकीद के साथ बड़ा किया, लाइक आपके घर में क्रिटिकल फीडबैक खुल के दिया जाता था किसी एक पेरेंट की तरफ से, ठीक है। अब आप बड़े होते हैं, अपने बारे में बहुत, आपकी जो सेल्फ इमेज है बहुत पुअर है, सेल्फ स्टीम लो है। अब आप एक यू आर एन एडल्ट नाउ, ठीक है, आपकी शादी हो जाती है, आपकी वाइफ आपको किसी भी किस्म का क्रिटिकल फीडबैक देती हैं। अब आपकी एक पुरानी वूंड है, यानी कि आपका एक जज्बाती घाव है, उसने क्या किया कि उसने उसको स्लाइटली टच कर दिया, ठीक है। आप इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं कि आप उस वक्त अपने उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करने की बजाय जो आपका पार्टनर ने बोला है, आप वो पुरानी चीज़ की बेसिस पे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर लेट्स से कि आप इस तरह से ग्रो अप हुए हैं कि आपके घर में आपकी मदर ऐसे करती थी या आपके फादर ऐसे करते थे, तो सबकॉन्शियसली आप वही चीज़, बिहेवियर जो है वो उसको रिपीट करते हैं कि आप उसी तरह से गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। अब हमारा इसमें मकसद ये होता है कि हम आपका जो स्टिमुलस है, यानी जो जिस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया और जो आपका रिस्पॉन्स, जो कि रिएक्शन है, उसके बीच में हमें गैप बढ़ाना होता है, जो कि अवेयरनेस के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम आप डेवलप करते हैं कि कौन सी बेटर स्ट्रेटजीज हैं कि जिसमें मुझे अगर ऐसा होगा तो मैंने अपनी उस एनर्जी को कैसे निकालना है, कैसे अपने मुंह को बंद रखना है और कौन सी चीज़ें करनी है। सो इमोशनल रेगुलेशन, इसकी एक वजह मैंने आपको बताया कि ये है। दूसरी वजह डेफिनेटली ये भी है कि स्क्रीन्स की आपने जैसे बात की थी, स्क्रीन से ये होता है कि आप ये देखें कि आप एक कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, आप फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर रहे हैं, वो आपकी गुलाम है, यू आर द बॉस। आप गेम खेल रहे हैं, आपको गेम जो है उसमें आप हार रहे हैं, आप जब चाहें क्विट कर सकते हैं, ठीक है, आपको मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको वो बंदी की बातें पसंद नहीं आ रही हैं, आप फ़ौरन स्विच करके बैक पे जाएं, आपके पास इतनी चीज़ें हैं, लाइक लिटरली इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इतनी ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आपको एक ऐसा, आप आका हैं, वो आपका गुलाम है। सो आप सोचें कि आपकी अपनी, अगेन जो रियल रिलेशनशिप्स हैं, वी नो कि उसमें बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से आपको डील करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी बातें बुरी लग जाती हैं, कभी आपकी कोई बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, कभी कोई, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बात को समझ नहीं रहा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, नो, मुश्किल होता है, दो लोगों का एक दूसरे के साथ, मुख्तलिफ लोगों का पीसफुली रहना मुश्किल होता है। और स्क्रीन के साथ आपको ऐसी किसी चीज़ से डील करने की ज़रूरत नहीं है, वो हर चीज़ में बस यस बॉस है। तो फिर आपकी इमोशंस के साथ बैठने की जो एबिलिटी है, या फ्रस्ट्रेशन के साथ अगेन डील करने की एबिलिटी है, वो बिल्कुल कम हो जाती है। नहीं, इमोशनल रेगुलेशन पे उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वैसे आजकल थोड़ा सा ये उल्टा भी हो चुका है। समटाइम्स द स्क्रीन मेक्स यू द स्लेव, यू नो, द काइंड ऑफ एल्गोरिदम फीड्स यू समथिंग, आप उसी के गुलाम हो जाते हैं कि ये जो मुझे फीड करना है मैंने वही देखना है। और वो भी एक ह्यूमन, वो भी उन्होंने भी बड़ा हिसाब के साथ एल्गोरिदम बनाया होता है। ह्यूमन इन नेचर को जो चीज़ अट्रैक्ट करती है इन द स्प्लिट सेकेंड, तो पहले 2 सेकंड की बात होती है, उसी में किसी ने अट्रैक्ट होना है और उसी के अंदर किसी ने कुछ देखना है उसको। तो वो कंटेंट, आई थिंक कि वो भी एक पार्ट प्ले कर रहा है लोगों को अपने नेचर से थोड़ा सा दूर ले जाने में। आई थिंक और फोन, नॉट दैट, आई थिंक इट्स ट्रू कि हमारा फ़ोन हमारी बातें सुनता है, ठीक है। सो हम जो भी बोल रहे होते हैं, ऐसा कैसे होता है कि हम जब हम कहते हैं हे गूगल, तो गूगल से रिस्पॉन्स फॉरन कैसे आता है? इट मीन्स कि गूगल हमें सारा टाइम सुन रही है, ठीक है। इसी तरह से आप नोटिस करें कि मतलब मैं तो इतना टेक्स्ट हैवी टाइप पर्सन नहीं हूँ, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे कुछ सोच रही होती हूँ मैं, लिटरली मैं किसी से बात कर रही हूँ लेकिन फ़ोन पास है, मैं इस चीज़ के लिए कॉन्शियस नहीं हूँ। द वेरी नेक्स्ट डे एंड द सेम डे
फ़ोन मुझे वही चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। Exactly. सो हमारा फ़ोन हमें वही दिखाता है जो हम एक्चुअली देखना चाहते हैं। मतलब ऑनेस्टली लाइक मोस्टली पीपल इन कपल्स थेरेपी, जब आदमी जो है उसको आदमी से रिलेटेड कंटेंट सारा नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल। बीवी जो है उसको बीवी की बेचारगी से रिलेटेड सारे का सारा कंटेंट Right, नज़र आ right, रहा होता है, और वो अपनी अपनी जगह पे वो वाला कंटेंट देख के मज़ीद एक दूसरे से गुस्सा हो रहे होते हैं। Exactly, सो exactly. डेफिनेटली फ़ोन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा, एक are the females more prone to this emotional regulation problem, या it is equal in both the genders? क्योंकि थोड़ा सा people feel that कि females are more prone to it. Okay. I think, like, let me just dissect it. If we see from the previous generations, हमें पता है कि औरतें इमोशनली ज़्यादा इमोशनल होती हैं जी। और इमोशनली वनरेबल भी होती हैं, ठीक है। सो लेकिन टेम्पर के मामले में जैसे गुस्सा वाला जो इस तरह के इमोशंस हैं वो ज़्यादा पिछली जनरेशंस में आदमियों में ज़्यादा पाए जाते थे। औरतें यूजुअली ज़रा वल्नरेबल साइड पे होती थी, रोना धोना, सैडनेस, ये चीज़ें सारी। बिल्कुल। अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, ठीक है। IAC के जैसे एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी थी जिसमें आदमियों को अपने इमोशंस को फील नहीं करने दिया जाता था कि लड़के होके रो रहे हो, लड़के रोते नहीं है, यू नो, अपने जैसे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करने देना, और बस गुस्सा एक इमोशंस जो मर्द के लिए रह जाता था आ जाके वो गुस्सा था, और उसको इट वाज समवट नॉर्मलाइज्ड कि इट्स ओके, आदमी गुस्सा हो सकता है। नाउ जब वो लड़कियां बड़ी हुई हैं उनके अंदर बहुत लो टॉलरेंस है गुस्से को लेके, ठीक है। सो आई थिंक लाइक वीमेन आर मोर एंग्री नाउ, लाइक अब उनके अंदर वो सैडनेस और वल्नरेबिलिटी और एक हेल्पलेसनेस जैसे फील करने की एबिलिटी वो ख़त्म होती जा रही है, और उनका एक ही गो टू जो है वो इमोशन रह गया, एंड दैट इज़ एंगर। लाइक दे आर लाइक फियर्स। किसी दौर में, आई थिंक बूमर्स के दौर में, एंग्री यंग मैन का जो एक जॉनरा था वो तो बड़ा ग्लैमराइज था। वो तो हॉलीवुड और बॉलीवुड के अंदर भी बड़ा वो ग्लैमराइज किस्म का था। सो दैट इज़ समवेयर कि एक इमोशनल एंगल को इतना ग्लैमराइज कर दिया जाता है कि दिस काइंड ऑफ इमोशन इज़ वेरी वेल एक्सेप्टेबल वेदर इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आई थिंक इसमें मीडिया को भी एक क्रेडिट हमें देना चाहिए कि वो जो पुश करते हैं जिस भी एजेंडा या नैरेटिव को, हम उसको बिना किसी रेजिस्टेंस के कबूल कर लेते हैं। ये भी हमारी गलती है। यू फील लाइक इट इज़ आवर फॉल्ट टू एक्सेप्ट whatever they are presenting us. Definitely it is. Like now if we see dramas, उसमें हर जगह पे women empowerment जिसको इस तरह से शुगर कोट किया जा रहा है, इस तरह से करके पेश किया जा रहा है कि उसमें औरतें नहीं उसको समझ पा रही, एक्चुअली उनकी फेवर में नहीं, वो उनके अगेंस्ट ये चीज़ जा रही है। लाइक ड्रामाज में जिस तरह के आइडियल हस्बैंड्स को पोर्ट्रे किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इवन सोशल मीडिया को आप उठा के देख लें, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, द वंस हु मेक मनी थ्रू दिस, लाइक उनका काम ही है कि वो अपना परफेक्ट रिलेशनशिप दिखाएंगे उसके बेसिस पे, एंड दैट्स द रीज़न कि एक दिन वो व्लॉग बना रहे होते हैं, अगले दिन उनकी डिवोर्सेज हुई होती है। सो यू नो ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। तो उसमें ख़वातीन जो हैं वो दे आर मोर प्रोन, दे आर मोर वल्नरेबल टू सच थिंग्स, और वो उसको रियलिटी और इमोशनल्स होती है ना, इमोशंस को देख के वो बह जाती हैं, और फिर उसकी बेसिस पे उनके अपने घर खराब हो रहे होते हैं। बट यस, लाइक औरतों की ये जो बात आपने की है, यू नो, अ वर्ड विच इज़ बीइंग यूज्ड वेरी लाइक ओवरली यूज्ड राइट नाउ, और लड़कियां उसको बहुत उसमें प्राइड लेती हैं, बैडीज, एंड देयर आर सम अदर वर्ड्स एज वेल, आई डोंट वांट टू से दोस वर्ड्स, लेकिन अब औरतें अपने नाम के साथ ऐसे जैसे गुंडा टाइप औरत नहीं होती, मतलब हम इसको असफिल्ला अगर उस वर्ड में कहें तो ऐसी है कि गुंडागर्दी जो है वो औरतों की तरफ से अब जो है वो, एंड इट्स बीन ग्लैमराइज्ड के मतलब आई एम अ बैडी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, why do you have to be a baddie? और एक रिएक्शन है, एक ऐसे जैसे पिछली जनरेशन्स के वो जो आदमियों का जो गुस्सा था, जो कि अगेन एक एक्सट्रीम थी और गलत था, ऐसे नहीं होना चाहिए, उसका गुस्सा, उसका बदला जो है वो अब इस जनरेशन के मर्दों को चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि औरतों के अंदर वो रिएक्शन है, या मदर्स ने इस तरह से उनको फीड किया है कि डोंट ट्रस्ट मैन, यू नो, एंड दे हैव सो मच एंगर, दे हैव सो मच एंगर कि वो उनके अंदर वो सॉफ्टनेस और जो एक फेमिनिनिटी, एक जिस तरह से अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया, हम वी आर जस्ट डिविएटिंग फ्रॉम दैट। एग्जैक्टली। पहले जैसे वो एंग्री यंग मैन था, अब जरा सिसी टाइप मैन इज ग्लैमराइज्ड, exactly, and the women now, the baddies are glamorized, exactly, that is how the media but they're is not pushing. respected either, you know, ऐसे आदमियों को लड़कियां कभी भी, खवातीन, स्ट्रॉन्ग खवातीन कभी भी ऐसे मर्द को रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। हाँ, वो उसके साथ एडजस्ट कर सकती हैं इजीली, बट इन द लॉन्ग टर्म दे वुड नेवर रिस्पेक्ट सच अ मैन कि जो अपनी उस पे सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, जिसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। मतलब ठीक है, दोस्ती वाला वो एक चीज़, उनका इस तरह की चीज़ें चलती हैं, बट दे डोंट रिस्पेक्ट सच मैन एट ऑल। राइट। अच्छा, एक फैक्टर आई थिंक जनरेशनल फैक्टर है,
अच्छा, इससे पहले हम मिलेनियल हैं, हमें बचपन से शायद ये चीज़ उतनी ज़्यादा ओवरली डिस्कस नहीं थी जितना जेन ज़ी में आकर हो गई है। लाइक यू फील, आई हैव मेट सो मैनी पीपल जो जेन ज़ी से हैं, मेरे जेन ज़ी के दोस्त भी हैं बहुत, उनमें ज़्यादातर ये चीज़, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये वर्ड्स, और उसके बाद ये कि उनका इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशंस होना, उनका ज़्यादा थेरेपी की तरफ भी जाना, ये थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। डू यू फील इट इज़ अवेयरनेस, और अगेन रिपीटिंग द प्रीवियस पॉइंट, is it because such an agenda has been pushed that you are not well, although maybe वो ठीक हो कि ना हो, जैसे बना लोगों को क्या पता सैडनेस क्या है और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है, कोई सैड भी खाली हो सकता है। तो इज़ इट रियली बिकॉज के दे आर अवेयर ऑफ देयर बीइंग राइट नाउ, जो पहली जनरेशन नहीं थी, या फिर इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स? आई थिंक इट्स द फर्स्ट वन। लाइक मैंने कभी किसी को मेरे पास एटलीस्ट कोई ऐसा नहीं मुझे नज़र आया कि जो शौक से आ रहे हो या जिनमें जनरली ऐसा कुछ ना हो और वो कर रहे हो। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि बहुत सारे लोग, जैसे अब जैसे लेट्स से किसी एक इंसान को डायबिटीज़ है, ठीक है, हमारी मुआशरे में हम कोई भी हमारी बीमारी है ना, हम उसको समझ लेते हैं कि इट्स मोर लाइक कि मेरी आइडेंटिटी है, मेरी शनाख्त बन गई है, मैं तो डायबिटिक हूँ। मतलब इसी तरह से डिप्रेशन को भी लाइक वी वेयर इट समटाइम्स एज अ बैज ऑफ ऑनर। हमारी इतनी दोस्ती हो जाती है अपने डिप्रेशन से कि हम उसमें से निकलना ही नहीं चाह रहे होते। लेकिन थेरेपी में यूजुअली वही लोग आते हैं जो एक्चुअली अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। मतलब थेरेपी में कोई ये नहीं है कि गोली आपको मिलेगी और आप ठीक हो जाएंगे। इट्स अ टफ वर्क। आपको अपनी पैटर्न्स को, आपकी थॉट पैटर्न्स को चेंज करना पड़ता है, बिहेवियरल पैटर्न्स को समझना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि आप डॉक्टर के पास गए हैं, जैसे आपके पास लोग आते हैं, मेडिकेशन दी और फिर दैट्स यू आर गुड टू गो। सो आई डू नॉट थिंक सो। मतलब मेरे पास ऐसा रेयरली हुआ है कि कोई ऐसे इसलिए आए क्योंकि वो बस ऐसे ही उसको पता चला कि थेरेपी इज अ थिंग और वो आ रहे हैं। शायद लोगों के पास ज़्यादा पैसा आए तो वो ज़रूर ऐसे करें, बिकॉज थेरेपी इज एक्सपेंसिव, यू नो। सो डेफिनेटली लोग वही आते हैं जो बेचारे मेहनत करके और एट टाइम्स जमा करके, और फिर उनके जेन्युइन इश्यूज होते हैं। बट येस, हो सकता है लाइक जो बहुत वेल ऑफ फैमिली से या ऐसे बच्चे हैं जो जिनके ऐसा बैकग्राउंड है दैट दे डोंट हैव एनी like problem with money and everything, right. बल्कि बहुत सारे लोगों को थेरेपी की ज़रूरत है और वो नहीं आते। I usually say this कि थेरेपी में ज़्यादातर वो लोग आ रहे होते हैं जो ऐसे लोगों के साथ रह रहे होते हैं लॉन्ग टर्म, जिनको थेरेपी की ज़रूरत थी, उन्होंने थेरेपी नहीं ली, अब उनके साथ रह रह के इन बेचारों को थेरेपी की ज़रूरत पड़ गई है। राइट। तो यस। अच्छा, सबसे पहले अब थेरेपी की तरफ आते हैं क्योंकि अब इसका जिक्र चूँकि शुरू हो गया है। अच्छा, थेरेपी के अंदर भी एक जनरेशनल गैप है। पहले के जो हमारे थेरेपिस्ट होते थे ना, सबसे पहले वो माशाल्लाह से जो बात कहते थे, भाई आप मुसलमान हैं, आपको तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, और या फिर आप कोई अगर वो इलाज भी बताते थे, आप नमाज़ पढ़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, गलत चीज़ कोई नहीं है, सारी अच्छी चीज़ें, आप नमाज़ पढ़ें आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, आप ये करें। नाउ ये एक एंगल है कि इसमें गलत बात नहीं की जा रही, लेकिन क्या ये वाली बात इस तरह से एक थेरेपिस्ट का डील करना आपके ख्याल में इट इज़ द राइट अप्रोच और नॉट? देखिए, अगर आप नमाज भी सिर्फ एज अ रिचुअल पढ़ रहे हैं ना, तो आपको फिजिकल बेनिफिट्स तो उसके मिल रहे हैं, लेकिन जो उसके स्पिरिचुअल और इमोशनल बेनिफिट्स हैं ना, उससे आप डिप्राइव हो जाते हैं। ओके, ठीक है। मतलब नमाज को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिचुअली और कल्चरली नमाज पढ़ रहे होते हैं। बचपन से नमाज पढ़नी शुरू की, घर में सब नमाजी थे, आपने भी नमाज पढ़ ली, आपको नमाज का मतलब तक नहीं पता। ठीक है, आप नमाज पढ़ क्यों रहे हैं आपको वो तक नहीं पता। फिर जैसे कि एहसान वाला मामला है, जो कि अगेन ऑनेस्टली आई माई सेल्फ डू स्ट्रगल, और आई एम श्योर कि हर मुसलमान की ये स्ट्रगल है कि मतलब इस तरह से नमाज अदा करना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात मुझे देख रही है। अगर मैं ये नहीं कर सकती कि अल्लाह को मैं देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ, तो मुझे ये हो कि अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है। यू नो, जब हम नमाज को उसके उसके साथ पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो आपको डिप्रेशन से बहुत दूर लेके जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी नहीं है, जैसे आपकी लाइफ में कोई बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है, और उसकी बेसिस पे आपको एंड यू आर प्रेइंग एंड एवरीथिंग, स्टिल आपको डिप्रेशन हो सकता है। मतलब अगेन, हम सिर्फ एक स्पिरिचुअल बीइंग नहीं हैं, हम सोशल बीइंग हैं, हम इमोशनल बीइंग हैं, हम फिजिकल बीइंग हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं। सो इन सारी चीज़ों में से किसी एक भी चीज़ में अगर मतलब बहुत कमी है, या हमारा एक एरिया जो है वो उसमें लाइक लेट्स से कि अगर आपके आजकल लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास उस तरह से इमोशनल कनेक्शन नहीं है, एक सोशल कनेक्शंस नहीं है, तो अगर एक इंसान बहुत पॉजिटिव भी है और वो बहुत आइसोलेटेड है, ठीक है, कंप्लीटली आइसोलेटेड है, वो कितनी देर अपने साथ खुश रह सकता है? वी नीड अदर पीपल, यू नो। आपको हेल्दी इंटरेक्शंस की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और सॉरी, मैंने आपके सवाल का जवाब फिर भी नहीं दिया। तो ये मेरी नज़र में एक राइट अप्रोच डेफिनेटली नहीं है। ओके, आई थिंक थेरेपी इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इट्स नॉट अबाउट कि आप समझा रहे हैं दूसरे को। इट्स 80% अंडरस्टैंडिंग और 20% इट्स समझाना,
कि आपने 80% टाइम और एनर्जी आपने जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड वहाँ है, गोल्ड पैसों की सेंस में नहीं, इस सेंस में कि उस इंसान के पास सारी इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे आप उसको हेल्प कर सकते हैं। Right. और जो लोग थेरेपी में आते हैं वो वही लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में मिसअंडरस्टूड फील कर रहे होते हैं। सो आपका काम है उनको वो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना और उसके बाद वो टूल्स से उनको इक्विप करना जो कि उनको हेल्प कर सकते हैं उससे नेविगेट करने में। अच्छा, मुसलमान को डिप्रेशन हो सकता है कि नहीं? मुसलमान को बिल्कुल डिप्रेशन हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं है। और आई थिंक वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग फेथ जिनका स्ट्रांग होता है ना वो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। राइट। अब आप ये देखें कि अब मैं कुछ बॉलीवुड में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रिसेंटली आई गॉट टू नो दैट देयर वाज अ पर्सन, वो लाइक फिटेस्ट पर्सन, मतलब जिम हिट कर रहा है, उसकी डाइट सॉर्टेड थी, सोशली वो उसकी लाइफ में पता नहीं क्या क्या था, लेकिन उसने सुसाइड की। क्यों की? इसलिए कि क्योंकि लाइफ में सेंस ऑफ पर्पस नहीं था, मीनिंग नहीं था। अब मेरे पास बहुत सारे जो रिलीजियस लोग आते हैं, मतलब मैं एट टाइम्स हैरान हो जाती हूँ कि उनकी लाइफ में इतने बड़े बड़े ट्रॉमास होते हैं, लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के साथ जो ताल्लुक है ना, या वो एक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फेथ है, उनको वो ग्राउंडिंग प्रोवाइड किए होता है। और वो कभी भी इस चीज़ की तरफ नहीं जाते। मतलब एक आपको फिर भी एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट होती है डिस्पाइट हैविंग दैट वेरी डिप्रेशन। सो मुसलमान बिल्कुल डिप्रेस्ड हो सकता है और मुसलमान जल्दी उससे रिकवर कर जाता है। ये एक मुसलमान और एथियस्ट में फ़र्क है कि एथियस्ट के पास तो वो सेंस ऑफ पर्पस और वो है नहीं है, उसके पास सब कुछ भी होगा ना तो वो पर्पस ना होने की वजह से लाइफलेस होता है वो। एक और चीज़ ये कि सैडनेस के साथ साथ एम्प्टीनेस बहुत ज़्यादा होती है, खालीपन बहुत ज़्यादा होता है। डिप्रेशन जिन लोगों को होता है उनमें एम्प्टीनेस बहुत ज़्यादा होती है, और अगर फेथ नहीं है आपकी लाइफ में तो ये एम्प्टीनेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब खालीपन आपका एहसास। एंड हाउ कैन रिलीजन हेल्प अ पर्सन रिकवर? लाइक कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जो एक पर्सन को रिकवर करने में उसके लिए आसानी पैदा करे? अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के साथ ताल्लुक़। और वो कैसे बनेगा? अल्लाह को समझें, अल्लाह है क्या? अल्लाह सुब्हानहू तआला के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब लिटरली मैं कहती हूँ कि अगर आपको एक चीज़ अल्लाह से मोहब्बत करवा सकती है और आपको सीधे रास्ते पे रख सकती है ना, कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें। Right. दूसरा, अल्लाह ताला के जो नाम हैं 99 नेम्स, इनसे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं, और आपका जो भी मसलक है उससे रिलेटेड आप वो बुक्स पढ़ें और जानें कि अल्लाह कौन है। देखिए, मैं एक चीज़ कहती हूँ कि हम में से ना हर इंसान एट हार्ट हम चाहते हैं, वी वांट टू फील सीन, कि हमें देखा जाए, वैल्यू किया जाए, अटेंशन दी जाए। वी वांट टू फील हर्ड, कि हमें सुना जाए, हमारी सुनवाई हो, सिर्फ सुना ना जाए, समझा जाए। ठीक है। सो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात वो आपको सारा टाइम देख रही है। क्या उसने आपके साथ 2 फरिश्ते जो हैं वो हर इंसान के साथ इतनी आपको अहमियत दी है कि आपकी एक एक चीज़ को दिखा जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। वो अस्समी है, वो आपको हर वक्त सुनता है। जो आप दिल में बोलते हैं ना वो भी सुनता है। अब आप खामोशी में पुकारते हैं वो तब भी सुनता है आपकी और वो आपको सारा टाइम देख रहा है, अलबसीर है। सो आप ये देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती जो दुनिया को बनाने वाली है, आपको बनाने वाली है, जो आपको उस तकलीफ में से गुजारने वाली है, वो आपको देख रही है, वो आपको सुन रही है, वो आपको समझ रही है। तो इंसान को ये नहीं कि आपकी तकलीफ नहीं होती है। अब जैसे देखें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की जब डेथ हुई तो उनका वो जो एक रिस्पॉन्स था एट दैट टाइम कि आंखें नम हैं, दिल दुखी है, लेकिन जुबान से वही निकलेगा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात सुनना चाहती है। एंड ही वाज क्राइंग एट दैट टाइम, और उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। और वी नो के एक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई ये दुआ भी है, विच इज़ माई फेवरेट ऑनेस्टली एंड माई गो टू दुआ जब भी कभी मैं सैड फील करती हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी फ़ी मुसीबती वख्लिफ़ ली खैरम मिन्हा। एंड ऑनेस्टली आप जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ होता है ना तो तकलीफ़ के अंदर भी ना आपके अंदर एक सुकून होता है। मतलब आप हिलते नहीं हैं, यू आर जस्ट स्टेबल, काम। ठीक है, तकलीफ अपनी जगह पे है क्योंकि इंसान है ना, और ये तो एक ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान तकलीफ महसूस ना करे। तो आई थिंक अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे कदर है ना, आपको पता है कि अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है और ये कदर का हिस्सा है। और अगैन कहते हैं ना कि मोमिन का मामला भी अजीब है, तकलीफ़ आती है, सब्र करने पे आपको अजर मिल जाता है, आप पे नेमत मिलती है, शुक्र करें, आपको उस पर अजर मिल जाता है। सो गॉड कॉन्शियसनेस, पाइटी, तकवा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगैन ये वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। आई माई सेल्फ लाइक एज अ पर्सन, जिन दिनों में ईमान का लेवल हाई होता है मामलात कुछ और होते हैं, जिन दिनों में लो होता है मामलात कुछ और होते हैं। तो इस पे मुसलसल हमें काम करना चाहिए, और डेफिनेटली ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। डिप्रेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड है उससे निकलने में, कि कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के अमर के बगैर नहीं हो रहा। अल्लाह ने इसमें बेहतरी रखी है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप इस सारे के बाद बैठ जाएं, आप हेल्प ही सीख करें। जैसे किसी भी मामले में अगर जो चीज़ डिप्रेशन की वजह बन रही है, यू स्टिल नीड टू ट्रीट दैट। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ भी साथ में होनी चाहिए।
लाइक अब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भी गम की कैफियत आई, लेकिन उनके फ़ेथ ने उनको उससे बआसानी निकाल लिया। बिल्कुल यहाँ पर बात यानी है फ़ेथ के ऊपर आ रही है कि इफ़ योर फेथ इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ तो आपको उस कैफियत से वो निकाल लेगा। बिल्कुल यहाँ पर एक पॉइंट ये भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जो ज़िक्र अस्कार भी करता है, वो पढ़ता भी है, हर चीज़ होती है, लेकिन आउटसाइड जो सर्कमस्टांसेस हैं, मतलब उसके ऊपर किसी टाइप का जुल्म होता है, किसी टाइप का यानी आजकल तो अब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी ऐसे होता है, लाइक यू आर पुश टू द वॉल एंड देयर इज़ नो वे टू गेट आउट, लाइक देयर इज़ नो एस्केप। कुछ लोगों का एस्केप जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव वे में चला जाता है। व्हाट डू यू थिंक कि एक ऐसा एस्केप इंसान के पास होना चाहिए? कोई ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं नेगेटिव या पॉजिटिव जो आपको इससे करीब डिप्रेशन के या उससे दूर ले जा सकती हैं, या इज़ देयर एज शॉर्टकट एनी सॉर्ट ऑफ एन एस्केप फॉर अ पर्सन कि वो इजीली उससे निकलने के में आ जाए? अच्छा देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। इसमें डिप्रेशन को हम ना डिफरेंट जगहों से टारगेट कर सकते हैं। जैसे आप एक छोटी सी मिसाल लें, डायबिटीज़ है, जब एक बंदे को शुगर हो गई है, ठीक है, शुगर का मरीज बन गया, अब या तो वो उसका बैच पहन के और सारी ज़िंदगी फिर सकता है कि मैंने तो शुगर है, ठीक है, उसकी गोलियां खाता रहे। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ऐसे कहते हैं, डॉक्टर साहब परहेज़ नहीं होता, तुसी मैंने गोली दे दो, ठीक है। सो इसी तरह से डिप्रेशन भी है कि आप कह लें मैंने तो डिप्रेशन है, आप डॉक्टर के पास जाएँ, गोलियां खाएं, पूरी ज़िंदगी उसी तरह से गुजार लें। अब दूसरा उसका हल ये है कि आप वॉक स्टार्ट कर दें, ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाएं, ठीक है, आप कार्ब्स अपने लो कर दें, ठीक है, अपनी नींद इंप्रूव करें। वी नो कि जब आपका कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं, जब आप मतलब नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, आपके ग्लूकोज इंसुलिन स्पाइक कर जाती है, ग्लूकोज स्पाइक्स होती हैं आपकी। सो आप उसको डिफरेंट जगहों से टारगेट कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी आपको अफाका नहीं हो रहा, तो चलें गोली ठीक है चलेगी, लेकिन गोली भी छोटी हो जाएगी ना, कम हो जाएगी, या हो सकता है लेनी ना पड़े। इसी तरह से अगर आपको डिप्रेशन है, अब आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात ने हमारी जो कुछ डेली करने वाली चीज़ें, जैसे अगर इन 4-5 चीज़ों पे काम करें आप, तो बहुत अच्छे से डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का, कुछ लोगों का फिर भी रहेगा क्योंकि उनका ट्रॉमा है, उनके कुछ थिंकिंग पैटर्न्स इस तरह के डेवलप हो चुके हैं कि वो नेगेटिव ही सोचते हैं और उन्होंने मनफी ही सोचना है और मनफी ही रहना है। अब जैसे आपका खुराक आपकी मेडिसिन है, जो भी आप खा रहे हैं वो आपकी मेडिसिन भी हो सकती है, वो आपके लिए उसका ऑपोजिट भी हो सकती है, ठीक है। और वी नो अबाउट द गट ब्रेन कनेक्शन, ठीक है, इस पे इतनी ज़्यादा रिसर्च है कि आप जो भी चीज़ खा रहे होते हैं वो आपके ब्रेन को इम्पैक्ट कर रही होती है। और एक्चुअली बहुत सारे लोग जिनको डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, उनके जब गट के सैंपल्स दिए जाते हैं माइक्रोबायोम के, तो उसमें वो चीज़ क्लियरली नज़र भी आती है। सो खुराक अच्छी लें, सादा खुराक खाएं। और आपको पता है कि भी हमारा एक मॉडर्न मैन की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इतनी वैरायटी है, इतनी तरह का खाना है, सारा टाइम अवेलेबल है, 24/7 खुले हुए हैं रेस्टोरेंट्स और व्हाटएवर। सो आप कभी भी बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। सो या इस पे काम किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो है वो अपनी स्लीप को रेगुलेट करें, कंसिस्टेंट पैटर्न्स होने चाहिए, एक ही टाइम पे सोएं, एक ही टाइम पे उठें। सनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जो दिन में कहते हैं ना कि जी मैं तो सुबह उठ जाता हूँ, सुबह उठ के भी आपने कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठना है, आपने आर्टिफिशियल लाइट में जैसे हम बैठे हुए बैठना है, तो फिर तो आपके सुबह उठने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, रहे तो आप भी अंदर ही रहे, आप कोई मुख्तलिफ नहीं है उस इंसान से जो जितने बजे भी उठ रहा है। सो सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर के साथ आपका ताल्लुक जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। मतलब बाहर निकलें, ग्रीनरी को देखें। वी हैव सीन दिस के सिर्फ 5 से 10 मिनट अगर आप ग्रीनरी में स्पेंड करते हैं, उससे आपके कॉर्टिसोल लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, सेरोटोनिन हाई होता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो ब्रेन में रिलीज होते हैं, एक कामनेस आती है। ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वी नो कि अब इस पर किताबें तक लिखी जा चुकी हैं। नंगे पाँव, जैसे पुराने ज़माने में हम देखते थे कि बूढ़े जो हैं 2-3, अभी भी कभी कभी पार्क में कोई रेयरली नज़र आ जाते हैं कि जूता उतारा हुआ है, घास पे वॉक कर रहे हैं, और हमें नहीं समझ आती थी कि भाई इसमें कौन सी साइंस है, इसमें एक्चुअली साइंस है। सो ये चीज़ आप करें। उसके बाद सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से मिलना ये नहीं कि जो आपकी सिर्फ तारीफ़ें करते हैं, ऐसे लोग जो आपको थोड़ा क्रिटिकल फीडबैक भी देते हैं, जो आपको बताते हैं कि लाइक लाइफ में ये भी इंप्रूव करने, मतलब अच्छी जिनके साथ कन्वर्सेशन जो आपको आप समझ लें कि स्टिमुलेट करते हैं, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करते हैं, या अंडरस्टैंडिंग हैं, पॉजिटिव हैं। अब जैसे घर के हमारे जो ताल्लुकात हैं उनको हम एट टाइम्स पॉजिटिव ऑनेस्टली नहीं कर सकते। जैसे ऐसे बहन भाई हैं टॉक्सिक, एट टाइम्स होता है लोगों के साथ, एक ही घर में रहते हुए सारे बहन भाई मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स ऐसे बना सकते हैं जो कि टॉक्सिक नहीं हैं। सो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, सोशली आपकी लाइफ रिच हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके बाद जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ये है कि फ़िज़िकली अपनी फ़िज़िकल मूवमेंट को बढ़ाएं। वॉकिंग कैन डू वंडर्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैन डू वंडर्स। किसी भी तरह की अल्लाह ताला ने आपके जिस्म को चलने फिरने के लिए, मूव करने के लिए बनाया, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको एस्थेटिक्स पे, जैसे हम आजकल की जनरेशन जो है वो एस्थेटिक्स पे जाती है, लेकिन खूबसूरत नज़र आने के लिए नहीं, फिट रहने
रहने के लिए, और उसमें उसका ताल्लुक आपके वेट से भी नहीं है, आपकी हाइट से भी नहीं है, यू जस्ट नीड टू मूव, क्योंकि आपकी बॉडी को मूव करने के लिए बनाया गया। इस चीज़ के ऊपर हम काम कर सकते हैं। फिर देन देर आर सम एडाप्टोजेंस मतलब हरी बूटियाँ जड़ी बूटियाँ और हर्ब्स को मैं मिक्स कर रही हूँ। हाँ, जड़ी बूटियाँ जो हैं वो अश्वगंधा है और इस तरह की बहुत सारी हैं, वो हाँ, तो वो उनको आप अपनी उसमें कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के साथ ऐसा ताल्लुक अपनी नमाज़ों में रेगुलेट उनको करें, और ज़िक्र को समझ के करें, मेडिटेटिव ज़िक्र। जैसे अगर आप अल्लाह अकबर, मतलब हम तो तस्बीह पे तस्बीहां फेरी जा रहे होते हैं, वैसे मैं भी साथ लेके आई हूँ। सो इस तरह नहीं कह रही, मतलब थोड़ी पढ़ लें, गिन के, मतलब मैंने 1000 की ये तस्बीह कर ली, मतलब अगेन इस तरह के वज़ाइफ भी बहुत सारी वो चीज़ें हैं। अब आपको पता कुछ भी नहीं है, आप कर कह रहे हैं बातें, लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, लिटरली गालियाँ दे रहे होते हैं और तस्बीह चल रही होती है। सीरियसली आई रिसेंटली सॉ वन सच थिंग, एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अप, कि मतलब वो खातून तस्बीह फेरी जा रही हैं और बहुत लड़ाई कर, मैं हैरान हुई कि ये कौन सी तस्बीह है, और उनको जज करते हुए भी अल्लाह माफ़ करे, मुझे डर लग रहा था, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। सो ये नहीं कि उसको समझ के पढ़ें, तस्बीह कह रहे हैं तो अल्लाह अकबर का मतलब क्या है, कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की हैबत आपके दिल में आप फील कर सकें। सो यू नो, इस तरह से लाइक आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज में भी कोशिश करें, अगैन कोशिश ही करनी चाहिए, क्योंकि मतलब मुश्किल काम है, लाइक खुशू के साथ पढ़ें, खुशू के साथ पढ़ें, खुशू के साथ साथ कि आप अल्लाह ताला की हैबत को एक्चुअली फ़ील कर सकें, कि आप जो अल्फाज पढ़ रहे हैं अल्लाह के सामने खड़े हैं। सो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ऑनेस्टली इन सारी चीज़ों पे अगर हम काम कर लेना, आप कोई एक ऐसा इंसान मुझे दिखाएं जो ये सब करता है और वो डिप्रेस्ड हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स राइट। अच्छा, एक चीज़ ये कि एक जो मैंने एस्केप की बात की ना, एक लोग जो नेगेटिव और गलत टाइप का एस्केप एक ले लेते हैं, दैट इज़ समवेयर इट गोज टू द रोड ऑफ म्यूजिक एंड मूवीज। समवेयर ज़ाहिर है टाइम पास तो है, लोगों को अपनी दुनिया भुला देता है एक टाइम के लिए। हाँ, एक इसका ओवरली एक और नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो स्मोकिंग और वेपिंग, और वो उसके बाद फिर उसकी एडवांस स्टेजेस भी हैं कुछ, वो एक फैक्टर है। लेकिन वक्ती तौर पे लोगों को इससे सुकून मिलता है, वक्ती तौर के ऊपर, बट अल्टीमेटली वी नो कि उसका आखिर क्या होगा। अब ये जो वक्ती सुकून है, अगर आपको कोई ये तो मैंने 1-2 मिसालें दी, ये वक्ती तौर के ऊपर अगर आपको अच्छा फील करवा दे, तो क्या ये इसके किसी भी सूरत में इंसान ले सकता है कि वक्ती तौर पे उसका ठीक है वो ओके हो गया, या उसके बाद जाकर वो इसको मतलब इसको ना ले और किसी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ ही जाए? मुश्किल सवाल पूछा आपने। वैसे तो जवाब ना ही बनता है इसका। अच्छा, लेकिन सच ये है कि आई थिंक मूवीज़ हैं या ड्रामाज हैं या सीरीज़ हैं, हमारी यंग जनरेशन के लिए हेल्दी रिक्रिएशंस नहीं हैं। अच्छा, बड़ों की कंपनी और सोबत उनको वैसे अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल। तो और आप ये देखें कि घरों में भी मैं नोटिस करती हूँ ऑनेस्टली, बच्चों को वालिदैन भाग दौड़ वाला खेलने नहीं दे रहे होते। मतलब हम लोग उधम मचा देते थे, घर सादा थे, अब हमारे घर इतने प्यारे डेकोरेटेड। सो हमें ये होता है कि बस घर साफ रहे, हर चीज़ वो हो। सो बच्चों से लेके बड़ों तक हमारे पास कुछ और है ही नहीं, हमने कुछ बचाया ही नहीं अपने लिए। सो फिर आ जाके स्क्रीन ही बचती हैं। सो डेफिनेटली उसमें आप स्क्रीन जो है उस पर आप कोई हेल्दी चीज़ें भी देख सकते हैं। देयर आर सम गेम्स लाइक, आई डोंट थिंक कि गेमिंग जो है वो इट्स ऑल बैड, लाइक गेमिंग कैन बी गुड टू, डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ गेम यू आर प्लेइंग। इसी तरह से सीरीज बहुत सारी अच्छी भी हैं, बहुत स्क्विड गेम भी है एक। हाँ, वायलेंट गेम्स ही आजकल सारी गेम्स वायलेंट हैं सबकी सब। एक्चुअली आई एम नॉट इनटू गेमिंग, सो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन ये कि आई थिंक कि पॉजिटिव व्यूज में देख सकते हैं, जैसे आपका पॉडकास्ट देखें, मेरा पॉडकास्ट देखें, सो इस तरह की चीज़ें देखें बजाय से कि आप कुछ नेगेटिव देखें। तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। बट जहाँ तक बात ड्रग्स वगैरह या ऐसी चीज़ें, तो डेफिनेटली उनके तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हैं भी वक्ती तौर पर, जैसे कुरान में भी जैसे मेंशन किया गया है जुए के बारे में और ड्रिंकिंग के बारे में कि कुछ फ़ायदे भी हैं। I hope I'm not misquoting it, like जो मैंने जो ट्रांसलेशन शराब और जुए का कुछ फायदा लेकिन नुकसान ज़्यादा है। नुकसान ज़्यादा है। तो इसी तरह से हाँ ठीक है, वक्ती तौर पे आपको वो डिस्ट्रैक्शन मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी वो बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। सेम थिंग गोज फॉर द म्यूजिक एज वेल। ऑनेस्टली आई स्टिल स्ट्रगल विद इट, सो आई डोंट वांट टू कमेंट। मैं कोई इतनी वो बात नहीं कह सकती जो मैं खुद जिसमें स्ट्रगल करती हूँ, बट आई नो दिस थिंग फॉर श्योर दैट it's a noise. Like I can clearly feel the difference when I'm not listening to music and when I'm listening to music. And I don't want to listen to music at all, and I'm still on the path. So, but definitely, मैं उसकी उसमें ये नहीं कह सकती कि इसमें खैर है, just because I'm doing it. Like I'm struggling with it, but exactly. इसमें खैर नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक फैक्टर है जिसको शुरू में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, लेकिन अब ये चीज़ मैंने कि एक चीज़ फैशन में आ जाती है। फॉर एग्जांपल कोई बिहेवियर हमने डिस्कस किया कि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर फैशन में आ गया है, अब ये वेल एक्सेप्टेड हो गया है माशरे में।
एक ये कि कमिंग आउट, ये कमिंग आउट नॉट इन दैट सेंस, कमिंग आउट के लाइक ओपनली डिस्कसिंग डिप्रेशन के, मुझे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आती हैं, वो कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन था और मैंने ऐसे ऐसे किया। भाई आपको आकर ये बताने की फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या ज़रूरत है? ये वही ना, आपने जैसे कहा कि बैच लगा लो यहाँ पर कि मुझे डिप्रेशन था। वो एक लतीफ़ा भी लोग सुनाते हैं ना कि कोई ड्रगी था तो तबलीगी जमात ने उसको ठीक कर लिया। अब वो हर जगह उसको लेकर जाते, कहते ये पहले ड्रगी था। वो कहते इससे अच्छा तो मेरी बदनामी उतनी नहीं थी जब मैं ड्रगी था। तुम लोगों ने बता के बुरा हाल कर दिया। तो वाई, मतलब इवन आई रिमेंबर सेलिब्रिटी माहिरा खान, उन्होंने भी कहा था आई हैड मैनिक डिप्रेशन, और वो भी जो मेडिटेटिव मेडिकेशन के बगैर, ऑफ कोर्स यू कांट ट्रीट दैट। एक तो वो एंगल भी है कि उसको देखकर यूथ के ऊपर तो हर चीज़ का इफेक्ट होता है, उसको देखकर किसी को अपने अंदर वो चीज़ें भी फील होना शुरू हो जाती हैं। वहम भी तो लोगों को होता है, लाइक वहम की एक किस्म है कि वो तो हर एक को होती है कि वो, इवन मेरे भी फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं पता नहीं ऐसा मुझे तो नहीं हो रहा। तो डू यू थिंक कि ये चीज़ देख देकर भी इंसान अपने अंदर वो तारी कर सकता है अपने ऊपर? बिल्कुल ऐसे है। देखिए, लोगों को मैं कह रही हूँ ना कि हमने एज अ बैज ऑफ ऑनर भी उसको कूल, इट्स अ वेरी कूल थिंग, बिकॉज माहिरा खान सेड दैट, एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके बात कर रहे हैं कि मुझे डिप्रेशन था, तो हमें बड़ा कूल लगना शुरू हो जाता है कि हाँ मुझे भी डिप्रेशन था। प्रोबेबली मैनी ऑफ सच पीपल इवन डोंट नो कि व्हाट डज डिप्रेशन फील लाइक। ऑनेस्टली बहुत बुरी चीज़ है ये, जिन लोगों को बेचारों को होता है दे अंडरस्टैंड इट, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। जिन लोगों को होता है, मोस्टली लोग तो मैं बता रही हूँ कि जिनको होता है वो हेल्प भी नहीं सीख कर पाते। लाइक इतनी ज़्यादा शेम आपके अंदर आ जाती है ना। शेम मतलब ये कि शर्मिंदगी, आप उसको छुपाते हैं, हाइड करते रहते हैं, मतलब आप बात ही नहीं करना चाहते, किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो आई थिंक ये ओवरली यूज्ड और लाइक एक कूल उसको वाकई में एक फिनोमेना बना दिया गया है। अच्छी चीज़ ये है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, दे अंडरस्टैंड कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसका सोल्यूशन है, और बिल्कुल सोल्यूशन है। और बुरी चीज़ ये है कि हर कोई अपने आप को डिप्रेस्ड कंसिडर करता है, और बहुत सारे बैड बिहेवियर्स के लिए उसको एक रीज़न भी बना लिया जाता है कि मतलब आई एम डूइंग दिस क्योंकि मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, इसी तरह से ADHD एक बहुत ज़्यादा ओवरली यूज्ड एक टर्म है, और हर दूसरे बंदे को ADHD है, जो कि अगेन जिसकी पार्टली वजह जो है वो 90% ये है कि हमारी चॉइसेस ऐसी हैं, उसकी वजह से हमें ADHD वाली सिम्टम्स ऑटोमेटिकली जब आप वो सारी चीज़ें करते हैं तो आ जाती हैं, और फिर आप उसको एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करना शुरू कर देते हैं अब बहुत सारी चीज़ें ना करने के लिए, कि मैं ज़्यादा देर फोकस नहीं कर सकती, मैं किताबें नहीं पढ़ सकती, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ADHD है। सो इसी तरह से डिप्रेशन को भी हम बहुत सारी जगहों पे रीज़न बना लेते हैं अपनी नाअहली की, जो चीज़ हम नहीं कर पाए। एक वो मीम बड़ी फेमस है, वो एक इंडिया की है वैसे तो, उसमें एक इन्विजिलेटर होते हैं, वो मतलब नकल हो रही होती है उनके वहाँ पर ना, वो पकड़े जाते हैं। अब वो आते हैं, जर्नलिस्ट उनसे पूछते हैं कि जी आपके यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा था। वो कहते हैं मैं बात नहीं कर सकता, मैं डिप्रेशन में हूँ। मतलब कि कोई अपनी ड्यूटीज़ को भी वो इसलिए कि नहीं मैं तो डिप्रेशन में, मैं नहीं कर सकता, मेरे से काम नहीं होता। मतलब कि इतना पता था कि मैंने किसी को नकल करवानी है, इतना ये पता था, लेकिन ये मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो डिप्रेशन में हूँ। कि सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिप्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिप्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिप्रेशन में है जी। तो like people have started to use it in the wrong way as well. Exactly. कहने का ये मकसद है so. कि इतना ओवरली डिस्कस्ड है एक तो, कि रॉन्ग वे के अंदर भी लोग अपनी ड्यूटीज से जान छुड़ाने के लिए, नहीं मुझे तो डिप्रेशन है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो एक रॉन्ग इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। यू फील लाइक कि आपको थेरेपी में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कोई हो और आपको लगा हो कि नहीं इसको तो डिप्रेशन नहीं लगता? नहीं, ऑनेस्टली वैसे रेयर होता है। मैं आपको बता रही हूँ ना, थेरेपी मुश्किल काम है, मतलब ये गोली नहीं है। जैसे डॉक्टर पे जाके डिप्रेशन की मेडिसिन लेना एक और चीज़ है, लेकिन थेरेपी इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्क। उसमें आपको अपनी उन चीज़ों के बारे में क्योंकि जो बंदा थेरेपी में आ रहा है, काम उसको अपनी ज़ात पे करना पड़ेगा। अब जैसे लेट्स से अगर एक हस्बैंड आ रहे हैं कि जी मुझे डिप्रेशन है, कि मेरी बीवी को ठीक कर दें, वो मेरा डिप्रेशन उसकी वजह से, मैं तो बीवी को ठीक नहीं कर सकती, मैं तो हस्बैंड को ठीक कर सकती हूँ। सो अपने आप को ठीक करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए थेरेपी में हर कोई नहीं जा सकता। हाँ, कुछ थेरेपिस्ट अगर बैठ के आपको वो सिर्फ आपकी उस पे मिजरी में आपको एक कंपनी मिल गई है और आपको सेल्फ पिटिंग में आपको वो कर रहे हैं, तो देन इट्स अ होल अदर थिंग। बट आई डोंट थिंक थेरेपी में, मतलब मेरे पास ऐसा बहुत रेयर भी नहीं ऑनेस्टली हुआ। लाइक पीपल हु कम टू मी देमसेल्व्स, खुद से थेरेपी लेने के लिए, वो वही होते हैं जो अपने ऊपर जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। हाँ, रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि कंप्लेन अपने पार्टनर की करने के लिए भी कुछ लोग आ जाते हैं, उनको लगता है कि उनके पार्टनर के साथ ही मसला है, लेकिन डिप्रेशन एंग्जाइटी में ऐसा रेयरली होता है। नहीं अच्छा, होता। ये हमें अगर डिफ्रेंशिएट करना हो अगर हमें, कि व्हाट टाइप ऑफ डिप्रेशन just needs like a therapy session and what type of depression needs medication, यानी मैनिक डिप्रेशन है जैसे, तो हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ठीक है,
अच्छा, एट टाइम्स लोग सुसाइडल होते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो सेल्फ हार्म की बजाय दूसरे को भी हार्म कर रहे होते हैं। राइट राइट, सो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ है ना, तो फिर हमें मेडिकेशन से ही स्टार्ट करना पड़ता है, अच्छा, ठीक है। लेकिन कभी भी मेडिकेशन उसका सोल सोल्यूशन नहीं है। वी नो कि मेडिकेशन लाइक दे मेक यू नम समहाउ, यानी Okay. आप वैसे भी डिप्रेशन में एक अगेन ये भी साइन होता है कि लोग नम भी फील करते हैं, सुन्न ठीक, हो जाते हैं जैसे ठीक ठीक कि वो कोई इमोशंस फील ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, सो मेडिसिन यूज़ करने से एट टाइम्स वो आपको मजीद स्लो डाउन कर देती है चीज़, ठीक है। आपकी नींद, आप पूरे दिन में सोई जा रहे हैं, आपको नींद आ रही है, फिर उससे बहुत सारी ईटिंग डिसऑर्डर्स भी उसके साथ अटैच हो जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक भूख लगना शुरू हो जाती है। सो मेडिसिन आप यूज़ करें, लेकिन साथ में थेरेपी ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसे ही है कि जैसे आप शुगर की वजह अपनी जगह पे बरकरार है, मेडिकेशन ले रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वही मेडिकेशन आप पे वर्क नहीं करती है, सो उसकी डोज आपको बढ़ाना पड़ती है। सो डिप्रेशन और आपको CBT या आपको बिहेवियर, किसी भी तरह की बिहेवियर थेरेपी एनीवे लेनी पड़ेगी, टॉकिंग थेरेपी आपको एनीवे लेनी पड़ेगी। आप खुद से भी कर सकते हैं, मैनी अ टाइम्स हमारे कोचेस, मेंटोर्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारी कोई फ्रेंड्स में कोई बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है, लेकिन अगर हेल्प नहीं हो पा रही तो फिर यू नीड टू सी अ थेरेपिस्ट। राइट। अच्छा, एक टाइप ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स मैं इससे कंफर्म करना चाहता हूँ, इज इट नॉर्मल और नॉट टू एनी गिवन सिचुएशन अ पर्सन फील्स एंशियस और हैव सॉर्ट ऑफ पैनिक्ड काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स? कितनी हद तक ये एंजाइटी फील करना और कितनी हद तक कोई पैनिक होना ये नॉर्मल होता है, और कितनी हद तक इट्स नॉट नॉर्मल? ठीक है। अच्छा, एंग्जाइटी की जहाँ तक बात है ना, तो एंग्जाइटी, हमने एंग्जाइटी को तो वैसे टच ही नहीं किया, डिप्रेशन पे हमने जी, ज़्यादा जी, बात जी। की है। एंग्जाइटी होती है ज़्यादा फ्यूचर को लेके, अच्छा, यानी आप बहुत बदगुमान होते हैं ठीक है, हर चीज़ में, लेकिन बस वर्स्ट केस सिनेरियोज जो हैं उनको जी, आप जी। एंटरटेन कर रहे होते हैं। लाइक एक चीज़ जो हुई नहीं है, जो कि हो सकती है, उसकी तकलीफ आपने अपने ऊपर अभी तारी की हुई है। ठीक। जैसे लेट्स से मैं बैठी हुई यहाँ में, मेरा बच्चा घर से बाहर निकला, अब ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये वसवसे आना शुरू हो जाते हैं, मैं अपने दिमाग में पिक्चर बनाना शुरू हो जाती हूँ कि नाउज़ुबिल्लाह उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। सो अब मेरे दिमाग में वो पिक्चर आ गई है और वो अस्तगफिरुल्लाह मर गया, जनाजा हो गया, लोग आ गए हैं बैठे, मतलब मैं रो रही हूँ। वो एक्चुअली हुआ नहीं है, लेकिन मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के अपने दिमाग में वो कर लिया। इसी तरह से जैसे ख़वातीन में और एट टाइम्स मर्दों में शक करने की बीमारी होती है, मतलब वो घर पे बैठे हैं, अभी हमारी अभी एक डिवोर्स भी हुई है सेलिब्रिटी में, सो उसमें उनकी मैं वो सुन रही थी, तो वो बातें ऐसी लग रही थी कि बस वो घर में बैठी स्टोरीज बनाती रहती हैं अपने दिमाग में कि मतलब मेरा मियाँ अब वहाँ गया तो ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, वो सोच के वो पहले वापस घर आएगा, उसके साथ लड़ना शुरू हो जाएंगे। थेरेपिस्ट आई थिंक सो, साइकोलॉजिस्ट है, सॉरी, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी। अच्छा, वो भी उनको भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। हाँ, वो बेचारी को काफी है, वो भी एंजाइटी का शिकार है। सही, शी इज अ कंट्रोल फ्रीक ऑनेस्टली। अच्छा, जितने भी लोग जिनको एंजाइटी होती है ना, वो कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं। मतलब हर वो चीज़ जिससे उनको एंजाइटी हो सकती है, वो उसको रोकने के लिए उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर एक माँ को एंजाइटी है, बच्चा खेल रहा है, उसको दिमाग में ख्याल आया कि गिर के चोट लगा लेगा, वो कहेगी बैठ जाओ, तुमने उठना नहीं है यहाँ से। पार्क में जा रहा है बच्चा, वो लैडर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है जिसमें वो थोड़ा फिजिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, माँ को बस ये टेंशन है कि बच्चे को चोट लग ना जाए, इस वजह से वो बच्चे को खेलने ही नहीं देगी, ठीक है। इसी तरह से मियाँ जो हैं वो कहीं चीटिंग कर ना लें, वो उनके फ़ोन के ऊपर नज़र रखेंगी, वो कहेंगी आपने बाहर नहीं जाना, आपने ये नहीं करना। सो एंग्जाइटी इज लाइक कंट्रोल इज अ फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी बेसिकली, इट्स अ सोल्यूशन टू एंग्जाइटी। अच्छा, अब पैनिक अटैक में ये होता है कि आपका अपनी ज़ात, आपका ऊपर आपका वो इख्तियार नहीं रहता। हाँ, सो यू आर जस्ट पैनिकिंग लाइक वंस अ वाइल, आई थिंक इट्स फाइन। देखिए, एंग्जाइटी भी एक हेल्दी इमोशन है। मतलब अगर आपको फिक्र है ना, फ्यूचर की फिक्र है, अगर आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होगी तो आप कुछ करेंगे भी नहीं। अगर एक इंसान जो है उसको ये फिक्र है कि मतलब मैं एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊं, तो वो मेहनत करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर एक आप जॉब कर रहे हैं और आपको अब ये है कि मैंने अपनी जॉब को सिक्योर्ड रखना है, वैसे अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम है तो फिर तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको फिक्र है कि मेरी जॉब जा सकती है, ठीक है, तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। अगर आपको फिक्र ही नहीं होगी तो आप तो चिल लेना, मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक हेल्दी इमोशन है। अब ये है कि एंग्जाइटी जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए और सारा टाइम आप एंग्शियस हैं, आप मेहनत करने के बाद भी एंग्शियस फील कर रहे हैं और इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि अपने ऊपर कोई इख्तियार ही नहीं है आपका, तो वो फिर एक अनहेल्दी चीज़ है, उसको हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। यानी आपका एक
फॉल्स अलार्म सारा टाइम बज रहा है, ठीक है। आपके घर का जैसे अब गाड़ी का इंडिकेटर है वो बजता ही रहे हर वक्त, ठीक है। कोई मसला है या नहीं है, तो वो एक ये बेसिकली ऐसे होता है। यानी कुछ मसला होता नहीं है, लेकिन आपका दिमाग ने बस हाइपर विजिलेंस, लाइक सारा टाइम मनफी ही सोचना है, बदगुमानी बहुत ज़्यादा करनी है, और या दिस इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा, एक सिचुएशन एक मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक टीनेजर है, मेल और फीमेल दोनों में से, उनके घर का इन्वायरमेंट इज़ नॉट एन आइडियल इन्वायरमेंट एज इज़ द केस इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। ज़्यादातर नहीं होता। दैट इन्वायरमेंट इज़ डिस्टर्बिंग दैम, नो मैटर जितना भी वो अपने ऊपर काम कर लें, जितना भी अपने आप को काम रखने की कोशिश करें, दैट इन्वायरमेंट इज़ कंसिस्टेंटली टेकिंग अ टोल ऑन देम। अब वो टीनेजर क्या करे? उसके पास निकल के भागने का मौका भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। अब उसके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं इन ऑर्डर टू कोप विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इन ऑर्डर टू सेव देयर मेंटल हेल्थ? क्या करेंगे वो? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। अच्छा, इसमें यह है कि दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, एक हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पॉजिटिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा ही नेगेटिव होता है। मतलब सोचना ही मनफी, बदगुमानी, नेगेटिव। हर कोई इंसान आपके साथ अच्छा भी कर रहा है ना, तो आप सोच रहे हैं इसकी पीछे इसकी रीज़न क्या थी। अगेन ऐसे लोग ऐसे एनवायरनमेंट से आते हैं, मतलब ये नहीं कि हम पैदा ऐसे होते हैं, यकीनन उन्होंने घर में ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं। जैसे मैरिटल रिलेशनशिप में एट टाइम्स आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आए हैं और आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, आपने उस ट्रॉमा से हील नहीं किया। अब आप एक ऐसे पार्टनर के साथ रह रहे हैं जो कि बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, वो आपका हर तरह से ख्याल रखता है, लेकिन आप क्योंकि पीछे से आपने उस तरह से कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, सो आपका पार्टनर जब आपसे अच्छे से भी बात कर रहा है तो आपको लगेगा कि इसको कोई काम तो नहीं है मेरे से। एट टाइम्स जैसे जिन लोगों की बहुत नेगेटिव सेल्फ इमेज होती है, कोई उनको पॉजिटिव एक कॉम्प्लीमेंट दे देता है तो उनको ये लगता है कि ये बंदा जो है ना, ये मुझे ऐसे फुलाने के लिए कर रहा है मेरा। सो ये चीज़ आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब एट टाइम्स अगर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो ऑनेस्टली इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल कि आप यहाँ से अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है अपने आप को पॉजिटिव रखने का। सही। कि आपको ये समझना है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं बदल सकते। अगर किसी इंसान के ऊपर आपका इख्तियार है तो वो आपकी अपनी ज़ात है, वो आपका सोचने का अंदाज है। हाँ, आप उन लोगों के ऊपर कुछ चीज़ों के लिए रिलाई कर सकते हैं। ऑनेस्टली दुनिया के बदतरीन लोगों के अंदर ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। मतलब हम ना क्रॉस लगा देते हैं कि ये बंदा बुरा, झूठा, मुनाफिक, ये इस तरह की चीज़ें हमने टाइटल्स रखे हैं। बुरे के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है, और वो बेचारा भी अपने जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उसका एक प्रोडक्ट होता है। सो एट टाइम्स जैसे हमारे पेरेंट्स टॉक्सिक हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ ये मसला है कि वालिदैन टॉक्सिक हैं, और बच्चे, अब वालिदैन तो आप नहीं बदल सकते ना, मतलब उनको तो आप ना तलाक दे सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं, सो ना अबैंडन कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंड कि वो वालिदैन हैं, उनकी अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वो ऐसे हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोचना सीखें। दिस इज अ प्रैक्टिस वी नीड टू डू। फिर अपनी कंपनी, इर्द गिर्द आपके जो फ्रेंड्स हैं वो तो आप चूज कर सकते हैं ना, फैमिली हम चूज नहीं करते, फ्रेंड्स हम चूज करते हैं। सो अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक रखें, और कुछ नहीं तो आपका फोन आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है। फ्रेंड भी बन सकता है, आपका दुश्मन भी बन सकता है। सो पॉजिटिव लोगों को सुने, बहुत फर्क पड़ता है। हम किसी भी इंसान से ज्यादा जो टाइम है ना वो इस फोन के साथ गुजारते हैं। मतलब बेस्ट फ्रेंड कितने घंटे टाइम आपके साथ दिन में गुजारेगा? आप कॉलेज फ्रेंड्स कर लें, यूनिवर्सिटी फ्रेंड, कोलीग्स कर लें, हर एक का सबसे ज़्यादा टाइम उसके अपने मोबाइल फ़ोन के साथ गुजरे। उसके साथ दोस्ती करें, उसको एक हेल्दी फ्रेंड बनाएं, ना कि टॉक्सिक फ्रेंड बनाएं। सो वहाँ से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। मतलब ऑनेस्टली थेरेपी में मेरे पास ऐसे ट्रॉमास लोगों के होते हैं ना, विच आई कैन नॉट इवन टेल यू, बट स्टिल सम पीपल मैनेज टू स्टे वेरी पॉजिटिव, और मैं हैरान होती हूँ उनकी रेजिलियंस पे। और यकीन माने वो सारे लोग वो होते हैं जिनकी लाइफ में कोई ना कोई इस तरह का पॉजिटिव रोल होता है। लाइक वो खुद दे टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ कि अच्छा मैंने अपने आप को बदलना है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हैं, लाइक कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है अपने उन हालात में पॉजिटिव रहने के लिए। और अगेन अपनी नीड्स, जो जिन चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए आपको डिपेंड करना ही है अपने वालिदैन पे, अगर वो नेगेटिव हैं भी तो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप उन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आप खुद से कर सकते हैं। सो डू दोज थिंग्स, सो दैट रियली हेल्प्स। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों को सुने। अगर आप अच्छी किताबें नहीं सुन सकते, कुछ बुक्स में तो फैंटेसी होती है, आप फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, वो भी एक अच्छी बात है।
हाँ, इट कैन बी हेल्दी डिस्ट्रैक्शन फॉर सम Okay. पीपल डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट दे आर रीडिंग, लाइक किस Hmm. तरह का कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ मैटर करती है. Right, बट right. सेल्फ हेल्प बुक्स हैं बहुत सारी. सेल्फ हेल्प. हाँ, ओके. तो इसमें और आई थिंक अब तो फैंटेसी में भी जैसे कंटेंट में बहुत कुछ एजुकेटेड किंग चीज़ें भी होती हैं, जैसे निम्रा अहमद हैं, और मैंने ऑनेस्टली पढ़ा नहीं है उनको, ऐसे ही बोल रही हूँ मैं, लेकिन सुना बहुत है कि पता नहीं उनकी बहुत ही वो अच्छी अच्छा, किताबें उनके होती हैं. नॉवेल्स की वजह से मैं एक चीज़ बता देता हूँ. हाँ. There is a perception amongst the women folk that they create a kind of image of an ideal man उनके नॉवेल्स की वजह से, which then makes them struggle in the future life, जिसकी वजह से because वो जिस तरह से पोर्ट्रे करती हैं. नहीं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हर, बाद में ये ना हो. लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता ना, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया. निम्रा एंड देयर इज वन मोर, उमेरा अहमद एंड निम्रा अहमद, बोथ ऑफ देम. उनकी कुछ नॉवेल्स ऐसे फेमस है टू पोर्ट्रे एन आइडियल मैन. एंड देन यू नो वो जो पढ़ती हैं, वही मैं फैंटेसी से मुताल्लिक़ क्वेश्चन आ गया ना, ये भी तो फैंटेसी की एक टाइप है, टू पोर्ट्रे एन आइडियल मैन. Many people read a lot of digests as well, like बहुत सारी लड़कियों को डाइजेस्ट पढ़ते हुए मैंने देखा है. In fact, I had a friend who used to do that. हाँ, that can be unhealthy distraction as well. लेकिन अगेन देखिए, कंटेंट हर तरह का है. आप अच्छा कंटेंट पढ़ें, सेल्फ हेल्प पे पढ़ें, आप अच्छे लोगों को अगेन सुने, अगर पढ़ नहीं सकते तो हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है. इट्स ऑल अ चॉइस. यू नो, आपकी जो लाइफ है, ये जो आपकी मेंटल हेल्थ है, या जो भी चीज़ें हैं, उसमें बहुत हद तक हमारी चॉइसेस होती हैं. कुछ चीज़ें डेफिनेटली हमारे इख्तियार में नहीं होती, लेकिन जो इख्तियार में हैं उन पे ऊपर आप काम करें. लाइक एन आइडियल मैन और वुमन डजंट एग्जिस्ट. हमें ये चीज़ समझ के ही पढ़नी चाहिए. इन फैंटेसी एंड इन जन्नत. एग्जैक्टली. दुनिया में नहीं है. दुनिया में मैंने आज तक आई येट हैव टू मीट an ideal man or an ideal woman. Exactly. अच्छा, फाइनली एक और इमोशनल रिस्पॉन्स है, बड़ी मज़े की चीज़ है. लाहौर में एक कैफ़े भी है, उसकी बेसमेंट में उन्होंने ना एक दे हैव पुट अप सम थिंग्स, कोई चीज़ें रखी हुई हैं, एंड दे गिव यू अ बेसबॉल बैट और समथिंग लाइक दैट, एंड यू गो एंड ब्रेक देम एंड देन यू पे देम. ये मैंने आपकी चीज़ें थोड़ी इसके पैसे. मुझे अपना गुस्सा निकालने की सही जगह मिल गई है. तो ये दिस काइंड ऑफ वेंटिंग आउट एक एक्सपीरियंस किसी भी आगे, डू यू थिंक इज गुड? I don't think so. नहीं तो बंदा घर की चीजें उठा के फेंक ले, उधर जाके ज्यादा पे करने की क्या जरूरत है? Exactly. No, that doesn't help. But yes, it looks cool and it sounds cool, क्योंकि you know इस तरह के environment में इस तरह की चीजें, वो तो we know कि there are so many cafes, Gen Z cafe and Qawwali and this, like इस तरह की चीजें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. तो इसी तरह की एक नया आइडिया, you know, innovative idea, you know, उन्होंने लॉन्च किया. चीज़ें तोड़ के वैसे लोगों को सुकून क्यों होता है? सुकून नहीं होता. ऐसा होता है कि आपके अंदर एंगर जब होता है ना, एग्रेशन होता है, एक गश ऑफ एनर्जी आप फील करते हैं, एक रिएक्शन है, एक इंटरनल थ्रेट. आपके ब्रेन ने किसी चीज़ को थ्रेट कंसिडर किया है, और अब आपके अंदर गुस्सा आया, अब आपने उस थ्रेट से लड़ना है. आपकी बॉडी जो है, एवोल्यूशन जिस तरह से हम लोग इवॉल्व हैं, तो आप वो चीज़ उठा के जब फेंक देते हैं ना, बेसिकली आपकी एनर्जी वो उस वक्त जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है. सो दिस इज़ वाई पीपल फील लाइक वक्ती तौर पे सेटिस्फाइंग, बट इट डजंट हेल्प इन दैट. एंगर को पॉजिटिव वे में कैसे निकालेंगे? गुस्से को पीना सीखें. अच्छा, पी लें, अपने इमोशंस के साथ बैठना सीखें. अच्छा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं ये कर दूं, लेकिन करना नहीं है. ठीक. जैसे अब एट टाइम्स पेरेंटिंग इज़ वेरी चैलेंजिंग, और आई कमिटेड टू पेरेंट इन अ वे कि बच्चों को मारना नहीं है. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ मैंने कभी मारा नहीं है. मेरा बेटा पास बैठा हुआ, उसे कहना माँ बैठ के सामने झूठ बोल रही है, लेकिन गिन सकती हूँ मैं उंगलियों पे कि इतनी दफ़ा इतने सालों में मारा होगा. और उसमें यही है कि गुस्सा बहुत आता है, दिल चाहता है लगा दूँ एक रख के, क्योंकि मुझे तो बहुत मार पटी हुई है. मेरी अम्मा तो डोई भी मार देती थी, जूता भी, सैंडल भी एक आधा दफ़ा फेंका हुआ है. तो अब ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह. बस एक आधी थप्पड़ लगा दिया हल्का सा. तो उसमें यही है कि गुस्सा आ रहा है तो एक्सप्रेस करें, लाइक आई एम फीलिंग रियली एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अहमद, मेरा दिल चाह रहा है मैं ये चीज़ उठा के मार दूँ, लेकिन मैं नहीं मारूंगी. आप प्लीज़ जो करने वाली चीज़ है वो करें. सो एक्सप्रेस करें, बोलें उसको, लेकिन उस पर अमल ना करें. लाइक आई एम फीलिंग सैड, किस चीज़ को लेकर सैड है वो भी बात करें, एक्सप्रेस करें हेल्दी वे में, अपने ऊपर रख के. लाइक मुझे ये नहीं कि तुम्हारी वजह से गुस्सा आ रहा है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, ये भी अगेन एक पैसिव वे. गुस्सा आपका ही है, मसला आपका है, तो उसको एक्सप्रेस करना सीखें ना. बिल्कुल. With that, we come up to the end of this session. Alhamdulillah, it was very productive. Thank you so much for it. हमने कोशिश की नाजरीन के जितना इन क्वेश्चंस को
और इन सिचुएशंस को बेसिकली ये हर एक के लिए किसी ना किसी तौर पे जिन लोगों ने भी इस पॉडकास्ट को देखा है उन किसी ना किसी कंडीशन से वो ज़रूर गुजरे होंगे। तो जो कंडीशन भी आपसे रिलेटेड थी उस चीज़ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, समझने के बाद अमल की भी कोशिश करें, और उसके बाद किसी किस्म का फीडबैक हो, आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हो, उसके लिए भी हमारे बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। आप कमेंट करें, आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू कंडक्टिंग सच सेशंस। और इस शो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।